गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में जो नोट्स है वो आपको दे दिया गया है स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। उसी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन से आपको नोट्स देखना होगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है वो आपको देखना होगा। यहाँ पे हम आपको केवल जो टर्म्स है इस चैप्टर में वो आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है ड्रग्स। ड्रग्स का हिंदी होता है दवा। कोई पूछे कि ड्रग क्या है, दवा क्या है, तो ड्रग वो केमिकल सबस्टांस है जिसके मदद से हम लोग डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, डिजीज को क्योर कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब ये तीनों काम कर सकते हैं। डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं कि डिजीज क्या है, डिजीज को क्योर कर सकते हैं और डिजीज को दूर भी रख सकते हैं। जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है कि कोरोना का वैक्सीन का खोज चल रहा है। अब अगर किसी को कोरोना का अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो उसको एक लिमिटेड समय के लिए कोरोना नहीं होगा। तो यह हुआ कि प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई बीमारी हो गया है तो उसको सही भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो गया है वो डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसे तो मैक्सिमम जगह डॉक्टर का ट्रेंड है कि पहले जाइएगा तो 8-10 आपको टेस्ट लिख देगा कि ये करवा के लाइए, वो करवा के लाइए, क्योंकि हर जगह से उसको कमीशन मिलना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास आप जाइएगा, आप अपना जो भी आपको तकलीफ है, अगर आप केवल अपना सिम्टम्स बताइएगा तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको लो डोज मेडिसिन देंगे पहले कि आप ये खाइए, और उसके बाद आप कल फिर मिलिए मेरे से और बताइए कि ये दवा खाने के बाद आपको किस तरीके का महसूस हुआ। मतलब जो भी आपको सिम्टम्स है उससे राहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या कंडीशन और वर्स्ट हो जा रहा है। और जब फिर आप जाते हैं अगले दिन डॉक्टर के पास और बताते हैं कि हाँ आपके हालत में सुधार है, तो उसके बाद फिर डॉक्टर उसी का फिर हाई डोज देके आपको सही कर देते हैं। मतलब उनके दिमाग में आ जाता है कि वो जो प्रेडिक्ट किए थे आपके बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में, तो वो सही प्रेडिक्ट किए थे। मतलब आपके सिम्टम्स के थ्रू डिजीज के बारे में जो उनका प्रेडिक्शन था वो सही था। तो ड्रग डिजीज को डायग्नोज भी करता है, डिजीज को क्योर भी करता है और डिजीज को प्रिवेंट भी करता है। यहां ड्रग कहने का मतलब वो उसका बात नहीं हो रहा है जो आजकल सेलिब्रिटी लोग ले रहे हैं। यहां ड्रग का मतलब बस दवा है। कोई पूछे कि ड्रग क्या है तो वो केमिकल सबस्टांस है जिसके मदद से डिजीज डायग्नोज होगा, डिजीज क्योर होगा, डिजीज प्रिवेंट होगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन कि किसी किसी ड्रग को हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं, किसी किसी ड्रग को एनाल्जेसिक कहते हैं, किसी किसी ड्रग को एंटीसेप्टिक कहते हैं, किसी किसी ड्रग को एंटासिड्स कहते हैं। कारण बस ये है कि डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग दवाओं का अलग अलग काम है जी। डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरी। ड्रग को क्यों क्लासिफाई किया गया है? क्योंकि अलग अलग दवाओं का अलग अलग काम है, तो उनके काम को देखते हुए उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ड्रग टारगेट का मतलब होता है कि जब आप दवा खाए तो दवा जैसे ही शरीर के अंदर गया तो वो किस पर काम करेगा, उसका टारगेट कौन होगा। तो आप जो फूड खाते हैं, फूड में जो बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ये उस पर काम करता है। कोई भी दवा जो आप फूड खाते हैं, फूड के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट जाता है, जो फैट्स जाता है, जो प्रोटीन्स जाता है, उस पे ड्रग काम करता है। ये ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल होता है। ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का रोल है कि वो आपको दवा के सही डोज का आइडिया दे। क्योंकि अगर आप लो डोज में अगर दवा लीजिएगा तो वो काम नहीं करेगा, और हाई डोज में अगर लीजिएगा तो वो पॉइजन भी बन सकता है आपके लिए। तो डॉक्टर्स का रोल है कि वो आपको सही डोज बताएं कि किस डोज में आपको मेडिसिन लेना है।
केमोथेरेपी जो है इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन या ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन, दवा के मदद से इलाज, इसको बोलते हैं केमोथेरेपी। थेरेपी और भी है, फिजियोथेरेपी, उसमें मसाज के द्वारा इलाज होता है। सर्जिकल थेरेपी जिसमें सर्जरी करना पड़ता है, बिना सर्जरी के कोई उपाय नहीं है। तो केमोथेरेपी कहने का मतलब है कि दवा लीजिए अच्छे हो जाइए, तो वो हुआ केमोथेरेपी, ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन। ये पहले ये छोटा छोटा ये 5 बात बताएं। ड्रग के बारे में बताएं कि ड्रग वो केमिकल सब्सटेंस है जिसके मदद से आप डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रग को हम लोग क्लासिफाई करते हैं क्योंकि अलग अलग ड्रग का अलग अलग फंक्शन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जब आप दवा लेते हैं वो तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फूड के द्वारा उस पर वो काम करता है। डॉक्टर्स का रोल है कि डॉक्टर्स डोज का आइडिया देते हैं कि किस डोज में मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि लो डोज में लीजिएगा मेडिसिन तो वो काम नहीं करेगा, हाई डोज में वो पॉइजन का भी काम कर सकता है। और अगर आप मेडिसिन के द्वारा अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसको केमोथेरेपी कहते हैं। ये है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स किसको बोलते हैं? तो जो भी दवा बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए यूज किया जाता है, या कहिए वो जो भी दवा फीवर में यूज किया जाता है, फीवर वाले दवा को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एग्जाम में आएगा एंटीपायरेटिक्स क्या है, तो वो लिखना होता है कि वो मेडिसिन जो यूज किया जाता है बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, या कहिए हाई फीवर में जो यूज किया जाता है, उन दवाओं को हम लोग एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। जब भी डेफिनेशन लिखना होगा तो साथ में एग्जाम्पल भी लिखना होगा। नोट्स में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा। एनाल्जेसिक्स कहते हैं हम लोग दर्द के दवाओं को, यह है पेन किलर। दर्द के दवाओं को एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, नारकोटिक, नन नारकोटिक। नारकोटिक मतलब नशीला चीज जिसमें है, हीरोइन, मॉर्फिन, जिसमें नशीला चीज है, और जिसमें नशीला चीज नहीं है नशीला चीज, नन नारकोटिक। तो 2 प्रकार का एनाल्जेसिक होता है। एक होता है नारकोटिक जिसमें नशीला चीज है, नारकोटिक एनाल्जेसिक, ऐसा दर्द का दवा जिसमें नशीला चीज है, और नहीं है नशीला चीज जिस दर्द के दवाओं में, उसको नन नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं। नशीला चीज वाला जो दवा है एनाल्जेसिक है, वो तब दिया जाता है जब एकदम एक्सेस पेन हो। एक्सेस पेन वैसा पेन जो जब होगा तभी पता चलेगा कि हाँ इतना पेन, मतलब आप उसको महसूस नहीं कर सकते बिना हुए। जैसे महिलाएं जब बच्चों को जन्म देती हैं, लेबर पेन, तो आप कह सकते हैं कि हाँ बहुत दर्द होता होगा, बट यू कांट एग्जैक्टली फील द पेन फ्रॉम विच वीमेन इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये दिमाग में रखिए, वो दर्द जो आप महसूस नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ बहुत दर्द होता होगा, उस दर्द में नारकोटिक एनाल्जेसिक चलता है। जैसे कोई भी मूवी वगैरह स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में दिखाता है कि इसको ओरल कैंसर हो गया, ये पहले गुटखा खाता था या कुछ, तो उस केस में शुरुआत में बड़ा अजीब सा फिगर मतलब आता है डिस्प्ले में, लगता है देखने से ही आपको लगेगा कि इसको बहुत दर्द होता होगा, वो टर्मिनल कैंसर में। तो उस केस में ये नारकोटिक एनाल्जेसिक चलता है। हड्डी में चोट लग गया तो नन नारकोटिक, लेकिन हड्डी टूट गया तो नारकोटिक। हड्डी टूट जाएगा तो वो दिखेगा कि टूट गया है, तो उस केस में बहुत दर्द होगा तो नारकोटिक एनाल्जेसिक चलेगा। एंटीसेप्टिक जो है ये जर्म किलर है, जर्म किलर। लेकिन ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये भी जर्म किलर है, दोनों ही जर्म किलर है। कीड़ों को मारने के लिए ये यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक भी डिसइंफेक्टेंट भी। दोनों में अंतर ये है कि आप इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसको स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कहीं कट जाए, कहीं छिल जाए
तो आप डेटॉल लगाते हैं, सेवलॉन लगाते हैं या सोफ्रामाइसिन क्रीम लगाते हैं, तो ये सब एंटीसेप्टिक है, मतलब जर्म का ग्रोथ नहीं हो स्किन पर उसके लिए आप लगाते हैं, जर्म किलर है। ये जो डिसइंफेक्टेंट है वो भी जर्म किलर है, लेकिन आप उसको स्किन पर डायरेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे घर में पोछा लगाने वक्त फिनाइल डाला जाता है, तो इसका मतलब है वो जर्म किलर है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को कट जाए तो फिनाइल लाओ रे, इसको फिनाइल लगाओ, ये तो नहीं बोलते आप, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, ये डिसइंफेक्टेंट को आप यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, अगर आप इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे तब। जैसे फिनाइल भी जो है उसको आप डेटॉल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दे तब। उसके बाद ये 8 नंबर तक क्लियर कर दिए, बता दिए इधर। उसके बाद ये जो 9वां नंबर है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कहने का मतलब वैसा दवा या वैसा केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया गया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही यूज होता है। वैसा कोई भी केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया गया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही यूज होता है, उसी के अगेंस्ट यूज होता है, तो उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स है जो बनाया गया है वो है पेनिसिलिन। ये सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है वो मोड ऑफ एक्शन के आधार पे 2 प्रकार का है, एक है बैक्टीरियोसाइडल और एक है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल ऐसा एंटीबायोटिक है जो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसका तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर बोल दिया कि हाँ जी आपका ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि आपके शरीर के अंदर ई कोलाई कीड़ा हो गया है। तो ई कोलाई अगर कीड़ा हो गया है, अब उसको अगर ठीक करना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या देखेगा कि वो पेशेंट किस तरीके का है, मतलब वो एकदम स्लिम है या एकदम बलिष्ठ है। तो अगर एकदम स्लिम है, अगर कमजोर है, तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक दवा देगा, और एकदम अगर स्ट्रांग है तो उसको बैक्टीरियोसाइडल दवा देगा। बैक्टीरियोसाइडल ऐसा एंटीबायोटिक है जो अगर कोई आदमी अगर खाए, कोई ह्यूमन बीइंग खाए, तो वो जो जर्म है उसके अंदर वो मर जाएगा, मतलब जर्म को मार देगा। जर्म को मारने वाला वो हो गया बैक्टीरियोसाइडल, मतलब उस कीड़े को, उस पैथोजन को मारने वाला जो दवा है वो हुआ बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक में वो जो उसके अंदर शरीर के अंदर जो पैथोजन है, जैसे ई कोलाई कीड़ा है, वो मरेगा नहीं, वो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब दवा उस कीड़े के ऊपर ऐड, फिर खाएंगे फिर एडजॉर्ब होगा, फिर खाएंगे फिर एडजॉर्ब होगा, और धीरे धीरे जो कीड़ा है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर पेशेंट को सही करना है तो 4-5 दिन का समय लगेगा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम दवा चलेगा। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल में है कि पेशेंट जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर के अंदर अगर मार काट चल रहा है तो शरीर भी मार काट सहने लायक हो, शरीर भी मजबूत होना चाहिए। तो पेशेंट अगर स्ट्रांग होएगा तब बैक्टीरियोसाइडल दवा चलेगा, नहीं तो बैक्टीरियोस्टैटिक चलेगा। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, और एक होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ये जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, अगर शरीर में अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन अगर आ गया, मतलब ये टेस्ट में क्लियर हो गया कि ई कोलाई है, या टेस्ट में क्लियर हो गया कि बी कोलाई है, एकदम पर्टिकुलर जो पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग जो जर्म है, अगर पता चल गया कि कौन सा है, अगर उसी को मारना है उस खास जर्म को, तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलेगा। इसका ये वाइड फॉर्म हो गया, मतलब इसका थोड़ा बड़ा फॉर्म हो गया नैरो स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव किसी बैक्टीरिया को अगर मारना है तो फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाएंगे। और अगर इसका भी ब्रॉड व्यू देख लीजिए, मतलब इससे भी बड़ा, अगर इस ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कोई भी खानदान का कोई मेंबर आ जाए,
मतलब पता नहीं है कि कौन पैथोजन से इन्फेक्शन है, लेकिन ये है कि हाँ इन्फेक्शन है, तो फिर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाना होगा। ये किसी भी जर्म को मार देगा। जैसे शरीर में ऐसा भी कुछ कीड़ा है, मतलब पैथोजन है, बैक्टीरिया है, जो आपके लिए अच्छा है, तो ये दोस्त दुश्मन किसी को नहीं पहचानेगा, सबको खत्म कर देगा। और इसका लो लेवल नैरो स्पेक्ट्रम और इसका भी लो लेवल लिमिटेड स्पेक्ट्रम, मतलब कि ये एकदम पता है कि किस पैथोजन को मारना है। तब एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए है, टू कंट्रोल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो दवा यूज किया जाता है वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। उसके बाद है कि अगर कोई ज्यादा खा लिया, अब उसको पचाना है, तो एंटासिड जो है वो एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए है, एसिडिटी रेगुलेटर। किसी को अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम अगर हो गया है तो वो एंटासिड टैबलेट्स खाएगा। ये सब दवा का क्लासिफिकेशन करवाया जा रहा है। एंटीहिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइंस जो है वो एलर्जी के दवाओं को कहते हैं, एलर्जी के दवाओं को। एलर्जी किसी को किसी भी चीज से हो सकता है, किसी खास फैब्रिक से हो सकता है, किसी खास खाने की चीज से हो सकता है, किसी कलर से हो सकता है, किसी क्रीम से हो सकता है, किसी साबुन से हो सकता है, चाय से हो सकता है, कॉफी से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी जगह से हो सकता है। एलर्जी किसी को किसी भी चीज से हो सकता है। एलर्जी का ऐसे कोई दवा नहीं होता है। एलर्जी में जो दवा होता है वो, अगर किसी को एलर्जिकल रिएक्शन हो गया, शरीर पूरा खुजली होने लगा, तो उस वक्त जो दवा लोग खाता है जिससे कि टेम्पोररी रिलीफ मिल जाता है, वही एंटीहिस्टामाइंस है। ऐसे एलर्जी का दवा बस यही है कि आपको ये पता लगाना होगा कि आपको एलर्जी किस चीज से है, उस चीज से आपको दूर रहना होगा। ट्रांक्विलाइजर्स जो है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ले, अगर किसी को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया कोई चीज का, तो स्ट्रेस के दरमियान जो दवा लिया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो ट्रांक्विलाइजर्स है। इसमें स्लीपिंग पिल्स आता है, नींद का दवा भी इसमें आता है। क्योंकि अगर किसी को कोई अगर सदमा अगर लग गया किसी भी चीज का, तो जब वो स्ट्रेस में चला जाएगा, मतलब मेंटल डिस्कम्फर्ट अगर उसको हो गया, तो उससे निजात दिलाने के लिए ट्रांक्विलाइजर्स लेना पड़ता है। अगर ट्रांक्विलाइजर्स वैसे समय पर नहीं दिया जाए तो उस आदमी में या उस ह्यूमन बीइंग में, जिसको भी ऐसा हो, मेल फीमेल कोई भी, उसमें सुइसाइडल टेंडेंसी आ जाएगा। अगर वो ब्लेड देखेगा तो नस काटने का मन करेगा, पंखा देखेगा तो झूल जाने का मन करेगा, ऊंचाई देखेगा तो कूद जाने का मन करेगा उसको। तो जिसको भी ऐसा लगे कि हाँ कोई सदमा में चला गया है, तो सदमा से निजात दिलाने के लिए जो दवाओं का यूज करते हैं हम लोग, वो है ट्रांक्विलाइजर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहने का मतलब है कि जो मीठा है लेकिन चीनी नहीं है, जो मीठा है लेकिन चीनी नहीं है, जो शुगर फ्री आता है मार्केट में, वो सब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गया। नोट्स में आप देखिएगा कि कुछ शुगर का नाम लिखवाया गया है, कुछ ऐसे सब्सटेंस का नाम लिखवाया गया है जो मीठा है लेकिन वो चीनी नहीं है, जैसे एलिटेम, एस्पर्टेम, सैकरीन। तो ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। फूड प्रिजर्वेटिव हम लोग कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जिसको जब फूड में डाल दें तो फूड खराब नहीं हो, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो, फूड खराब नहीं हो, लंबे समय तक उसको यूज कर सके, वो है फूड प्रिजर्वेटिव। ये भी दो प्रकार का होता है, क्लास 1 और क्लास 2। जो नॉर्मल हम लोग घर में यूज करते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, तो ये सब है आपका क्लास 1 प्रिजर्वेटिव। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव जो केमिकल हो गया, जैसे सोडियम बेंजोएट केमिकल हो गया, जितना भी मार्केट में फ्रूट जूस वगैरह आता है उसमें सोडियम बेंजोएट मिला के रखा जाता है ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो। लेकिन वो सब का इल इफेक्ट्स है, वो सब कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, उससे कैंसर होता है, तो उन सब चीजों से बचना चाहिए। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स वही सब्सटेंस को बोलेंगे, वही केमिकल्स को बोलेंगे जो फूड में डाला जाता है ताकि उसको लंबे समय तक हम लोग यूज कर सके। तो ये इतना टर्म्स है इस चैप्टर में।
जो सारे टर्म्स को आपको जल्दी में समझा दिया गया। आपका काम है इन टर्म्स को याद करना। तो ये एक चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये इसी तरीके का है जिसमें आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद फिर आपको टर्म्स को बढ़िया से याद करना है। नोट्स दे दिया गया है, उसमें पूरा ईयर बाय ईयर क्वेश्चन भी है कि किस साल क्या पूछा है, तो वो सारा क्वेश्चंस विथ आंसर्स है, उसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।